Good morning everyone. Welcome in Political Science class, Chapter 6, Democratic Resurgence. Page number 106. Yesterday we read about the Gujarat and Bihar movements. वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे बंद, हड़ताल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्ट्राइक्स हो रही थी. द गवर्नमेंट हाउएवर रिफ्यूज टू रिजाइन, लेकिन गवर्नमेंट ने रिजाइन करने से मना कर दिया. The movement was beginning to influence the national politics. Jayaprakash Narayan wanted to spread the Bihar movement to other parts of the country. जो जयप्रकाश नारायण जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे, बिफोर इंडिपेंडेंस भी फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिव रहे थे, उन्होंने कहा कि बिहार के साथ साथ बाकी पूरे कंट्री में भी ये जो है हड़ताल बंद और गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाएगा. Alongside the agitation led by Jayaprakash Narayan, साथ ही उन्होंने अनशन स्टार्ट कर दिया. The employees of the railways gave a call for the nationwide strike. और रेलवेज एम्प्लॉयज ने हड़ताल स्टार्ट कर दी, स्ट्राइक स्टार्ट कर दी. This threatened to the paralyze the country. तो विदाउट रेल जो है देश एकदम लड़खड़ा गया. In 1975, JP means जयप्रकाश नारायण led a people's march to the parliament. तक उन्होंने एक पैदल मार्च निकाला. This was one of the largest political rallies ever held in the capital. दिल्ली के अंदर इससे पहले इतने बड़े लार्ज स्केल पर कोई मार्च नहीं हुआ था. He was now supported by the known Congress opposition parties like the Bharatiya Janasangh, the Congress O, the Bharatiya Lok Dal, the Socialist Party and the others. These parties were projecting JP as an alternative to Indira Gandhi. वो जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के अल्टरनेटिव के रूप में प्रोजेक्ट कर रही थी अदर पार्टीज. JP, however, there were many criticism about his ideas and about the policies of mass agitation that he was employing. हालांकि बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा था जयप्रकाश नारायण का अबाउट हिज एजिटेशंस एंड मास एजिटेशंस का मीनिंग है जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर अनशन कर रहे थे. बोथ द गुजरात एंड बिहार agitations were seen as a anti-Congress and rather than opposing the state government. तो ये कहा गया कि ये जो मूवमेंट है ये एंटी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर रहा है क्योंकि मेनली स्टार्टिंग जो है गुजरात और बिहार से हुई थी, बल्कि ये एंटी कांग्रेस है, कांग्रेस के रिगार्डिंग, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट जो ये मूवमेंट है. They were seen as protest against the leadership of इंदिरा गांधी. तो ये जो भी अनशन हो रहे थे स्टार्टिंग में तो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही थे गुजरात में, लेकिन ये देखा ये जा रहा था कि ये सब इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट हो रहा है. She believed that the movement was motivated by the personal opposition to her. तो जो उनके पर्सनली उनके अपोजिशन में हैं इंदिरा गांधी जी के, कि वो लोग इस सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं. रेलवे स्ट्राइक इन 1974. तो जो मेजर रेलवे स्ट्राइक के रिगार्डिंग हमने थोड़ा सा रीड किया कि पूरे कंट्री के अंदर 1975 में एक रेलवे स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी, उसके रिगार्डिंग रीड करेंगे. व्हाट वुड हैपन व्हेन द रेलवे स्टॉप रनिंग, नॉट फॉर 2 days बट फॉर मोर देन ए वीक. एक वीक के लिए पूरे कंट्री में अगर रेल्स बंद हो जाती हैं, of course many people would be inconvenienced, but more than that the economy of the country would come to a halt because goods are transported from one part to another part by trains. ट्रेन से बहुत सारा सामान डेली यहाँ से वहाँ जाता है. Do you know that such a thing actually happened in 1974 में एक्चुअली ऐसा ही हुआ कि एक मेजर लेवल की रेलवे स्ट्राइक हुई. द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवेज मैन स्ट्रगल लेड बाय द जॉर्ज फर्नांडिस gave a call for the nationwide strike by all the employees and the railways for pressing their demands related to the bonus and service conditions. तो रेलवे डिपार्टमेंट ने किस लिए हड़ताल की, किस लिए स्ट्राइक की, कि मेनली जो रेलवे के एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनके बोनस और सर्विस कंडीशंस
कुछ चेंजेस लाने के लिए। द गवर्नमेंट वॉज अपोज टू दीज डिमांड्स, लेकिन गवर्नमेंट ने उन डिमांड्स को मानने से डिनाई कर दिया। सो द एम्प्लॉयज ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर, रेलवे जो है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है, मैक्सिमम लोग जो है रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ऑफ government was opposed to these demands, so the employees of India's largest public sector undertaking went on a strike in May 1974 पर पूरा रेलवे डिपार्टमेंट जो है स्ट्राइक पर चला गया। The strike by the railway employees added to the atmosphere of labor unrest, तो मेनली जो रेलवे के एम्प्लॉयज थे उससे किस टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ कि जो वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, उसमें एक बेचैनी थी। It also raised the issues like the rights of workers and whether employees of the essential services should adopt measures like strike. क्या जो essential services जो मीन्स हर टाइम खुली रहती हैं, क्या वो लोग भी स्ट्राइक पर जा सकने का उनके पास भी ऑप्शन है? और मेनली जो है राइट्स ऑफ द वर्कर का इशू भी काफ़ी रेज हुआ इस दौरान कि वर्कर्स के क्या राइट हैं। द गवर्नमेंट डिक्लेयर द स्ट्राइक इलीगल, गवर्नमेंट ने स्ट्राइक को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया। हर डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का, स्ट्राइक करने का राइट होता है लोगों के पास, लेकिन पीसफुली। एज द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कोइंसीड द डिमांड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, की डिमांड्स को भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, कोई बात नहीं मानी जाएगी। अरेस्टेड मैनी ऑफ देयर लीडर्स एंड डिप्लॉयड द टेरिटोरियल आर्मी टू प्रोटेक्ट द रेलवे ट्रैक्स, और आर्मी को अपॉइंट करना पड़ा रेलवे ट्रैक्स की सेफ्टी के लिए कि स्ट्राइक है तो लोग उसको कुछ नुकसान न पहुंचाएं रेलवे ट्रैक्स को। द स्ट्राइक हैड टू बी कॉल्ड ऑफ आफ्टर 20 days विदाउट एनी सेटलमेंट, और 20 दिन तक चला ये स्ट्राइक रेलवे की, और उसके बाद बिना किसी सेटलमेंट के गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं की और ये स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया गया। नाउ कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, ये तो था कि पूरा नेशन वाइड जो है स्ट्राइक्स चल रही थी करप्शन के अगेंस्ट, और बाकी जो है जिस तरीके से कांग्रेस डोमिनेंस कर रही थी अदर पीपल्स की, अपनी ही पार्टी की बातें भी नहीं सुन रही थी, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो एजिटेशन चल रहा था। और रेलवे की स्ट्राइक के बारे में हमने रीड किया। नाउ कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी जी के, उनके जुडिशरी के साथ किस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट थे, क्या इश्यूज थे। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी हैड मैनी डिफरेंसेस विद द जुडिशरी। जब हम क्या कहें कि जो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, उनके बहुत सारे इश्यूज थे जुडिशरी के साथ या कहीं सुप्रीम कोर्ट से। Do you remember that the discussion about a long-drawn conflict between the parliament and the judiciary? You have studied this last year. 3 constitutional issues had emerged. Can the parliament abridge fundamental rights? कि इतना सब कुछ होने के बाद कि जुडिशरी के साथ ये इश्यूज हैं, तो फिर फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा? लोगों के दिमाग में काफ़ी चीज़ें थी, क्या पार्लियामेंट आगे भी एडजस्ट करेगी? द सुप्रीम कोर्ट सेड इट कैन नॉट। सेकेंडली, कैन बी द पार्लियामेंट curtail द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट। और राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम पे जो है एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक सिंपल अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से रिमूव कर दिया। Again, the court said that the parliament cannot amend the constitution in such a manner that rights were curtailed. कि फंडामेंटल राइट्स में तो गवर्नमेंट इस टाइप से कोई चेंजेस नहीं कर सकती है, कोई अमेंड नहीं कर सकती है, ये राइट नहीं है लेजिस्लेचर के पास। Thirdly, the parliament amended the constitution saying that it can abridge the fundamental rights for giving effect to directive principles, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए फंडामेंटल राइट्स को जो है कर्टेल करना पड़ा है। बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस प्रोविजन आल्सो। दिस लेड टू द क्राइसिस एज फॉर एज द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। अब क्या हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं
क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को इस प्रकार से जो किया गया है कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्टिव बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात नहीं मानी, इस प्रोविजन को नहीं माना। दिस लेड टू ए क्राइसिस फॉर द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी में काफ़ी सारे जो हैं उनके जो रिलेशंस थे वो खराब हुए। क्या रीज़न था? यू मे रिमेंबर दैट द क्राइसिस क्यूलमिनेटेड इन द फेमस केशवानंद भारती केस। ये हमने पहले रीड किया हुआ है, केशवानंद भारती केस। इन दिस केस द कोर्ट गेव द डिसीजन दैट देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दीज फीचर्स। केशवानंद भारती केस में कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारी पार्टी जिसमें जो पार्लियामेंट जो है चेंजेस नहीं कर सकती, जो नेसेसरी चीज़ हैं, जैसे कि इंडिया इज़ ए सोवरेन कंट्री, रिपब्लिक कंट्री, या इक्वलिटी बेस्ड होगी हमारी सोसाइटी, और सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन होएगा। ये सब चीज़ें जो हैं इनमें गवर्नमेंट ईजिली अमेंड नहीं कर सकती है। द टू डेवलपमेंट फर्दर एडिड टू द टेंशन बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, और कुछ ऐसी चीज़ें और भी हुई जिससे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो टेंशन था और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इमीडिएटली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स decision in 1973, the Keshwanand Bharati case, a vacancy arose for the post of Chief Justice of India। और केशवानंद भारती केस का जो डिसीजन था उसके बाद चीफ जस्टिस की वैकेंसी अनाउंस हुई कि जो पोस्ट खाली है। इट हैड बीन ए प्रैक्टिस टू अपॉइंट ए सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जज, और उससे पहले ये एक तरीके का रिचुअल था या एक जो है ट्रेंड बन चुका था कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं उन्हीं को जो है सीजेआई या चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। बट इन 1973 द गवर्नमेंट सेट असाइड द सीनियोरिटी ऑफ 3 जजेस एंड अपॉइंटेड द जस्टिस A.N. रॉय एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 3 सीनियर मोस्ट जजेस को एक किनारे पर कर एक A.N. रॉय को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। द अपॉइंटमेंट बिकम politically controversial because all the 3 judges who are superseded had given the ruling against the stand of government, कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन तो बिल्कुल गलत है, किस बेसिस पर उन्होंने ये डिसीजन लिया। Thus the constitutional interpretations and the political ideologies were getting mixed up rapidly। तो ये सब कुछ मिक्सअप हो रहा था कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आगे रहेंगी भी या नहीं, जिस टाइप से गवर्नमेंट काम कर रही है। पीपल क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर एंड स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ द नीड फॉर जुडिशरी एंड द ब्यूरोक्रेसी कमिटेड टू द विजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, कि सुप्रीम कोर्ट और या कहें कि जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड होना चाहिए एग्जीक्यूटिव के प्रति। मीन्स जैसे एग्जीक्यूटिव चाहे ऐसे ही उनको डिसीजन लेने हैं और इसी तरीके से काम करना है। द क्लाइमैक्स ऑफ द कन्फ्रंटेशन वाज कोज द रूलिंग ऑफ ए हाई कोर्ट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधीज इलेक्शन इनवैलिड। और अभी भी ये जो सारा टकराव था गवर्नमेंट का वो उसका अभी तक कोई अंत नहीं आया था। इतने में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया जहां से वो इलेक्शन यूपी से कंटेस्ट करती थी मिसेस इंदिरा गांधी, कि इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन है जो वो एक्चुअली इनवैलिड है, क्योंकि उसमें उन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ किया था और गवर्नमेंट ऑफिसर्स का यूज़ किया था। इस बेसिस पर इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को इनवैलिड करार दिया। मीन्स वो एमपी या प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से रहेंगे अब अगर उनका इलेक्शन ही इनवैलिड है। This is all for today.